Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 19th January 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exam. First question is, the nurse should instruct a patient who has a diagnosis of folic acid deficiency anemia to increase intake of which of the following foods? अगर किसी व्यक्ति को फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो जाए तो उसे खाने में किस चीज की मात्रा बढ़ाने के लिए आप सजेस्ट करेंगे ताकि उसे पर्याप्त मात्रा में फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 मिल सके? डेयरी प्रोडक्ट, green leafy vegetables, citrus juices, fish and poultry. The right answer is option B. याद रखिएगा, green leafy vegetable are the great source of folic acid. Let's see some other points. फॉलिक एसिड को आप विटामिन B9 के नाम से जानते हैं और ये विटामिन B9 एक वाटर सॉल्युबल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। फॉलिक एसिड के मुख्य सोर्स हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स और यीस्ट। फॉलिक एसिड की कमी होने पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जैसी कंडीशन हो सकती है। Next question is, the position used for most of the gynecological procedures is? गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली पोजीशन कौन सी होती है? लिथोटॉमी, सुपाइन, प्रॉन, सिम्स। The right answer is option A, lithotomy position. लिथोटॉमी पोजीशन के अंदर पेशेंट को इस प्रकार से कुछ लेटाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेशेंट है, इसे सुपाइन पोजीशन में लेटाकर उसके पैरों को इस प्रकार से 90 डिग्री के एंगल पर फ्लेक्स किया जाता है और नीज को भी 90 डिग्री एंगल पर फ्लेक्स किया जाता है और उसके बाद स्ट्रिपिंग्स का सपोर्ट देकर इन्हें इस प्रकार से हवा में रखा जाता है। इस प्रकार से जो पोजीशन बनती है इसे हम लिथोटॉमी पोजीशन के नाम से जानते हैं और मोस्टली गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में इसी प्रकार की पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है। सुपाइन पोजीशन का मतलब होता है पेशेंट को बिल्कुल सीधा जमीन पर लेटा देना। प्रॉन पोजीशन का मतलब होता है पेशेंट को उल्टा लेटाना, यानी कि पेशेंट का जो एब्डोमेन वाला हिस्सा है वो बेड के संपर्क में रहना चाहिए और जो बैक वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए। सिम्स पोजीशन को सिम्स लैटरल पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्टली एनिमा लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, breast milk can be stored at room temperature for how many hours? ब्रेस्ट मिल्क को आप रूम टेम्परेचर पर कितने घंटों तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, या यूं कहें कि कितने समय तक रूम टेम्परेचर पर रखा गया ब्रेस्ट मिल्क उपयोग योग्य रहता है और उस समय के बाद इसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए? यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पर आप 4 घंटे तक रख सकते हैं। इससे ज्यादा रखने पर ये खराब हो सकता है, उपयोग योग्य नहीं रहता, फिर इसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैस्प रिफ्लेक्स इज फुली डेवलप्ड एट? ग्रैस्प रिफ्लेक्स होता क्या है? जब किसी न्यूबॉर्न बेबी के हाथ की हथेली पर आप किसी ऑब्जेक्ट को या अपनी फिंगर को टच करते हैं तो वो उसे अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है,
तो ये चीज ग्रैस्प रिफ्लेक्स कहलाती है। आपको बताना है कि ये ग्रैस्प रिफ्लेक्स किस गैस्टेशनल एज पर डेवलप होती है। याद रखिएगा, जन्म के समय ये रिफ्लेक्स मौजूद होता है, लेकिन प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान किस उम्र के गैस्टेशनल एज पर ये डेवलप हो जाता है, ये आपको बताना है। 24 वीक पर, 28 वीक पर, 32 वीक पर, 36 वीक पर। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। 28 सप्ताह की जब प्रेगनेंसी होती है, तब बच्चे में ग्रैस्प रिफ्लेक्स प्रेजेंट हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस was identified in which state of China? कोरोना वायरस का पहला केस चाइना के किस स्टेट में, किस राज्य में पाया गया था? बीजिंग में, शंघाई में, हुबोई में, टियानजिन में? कोविड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं, पूछी जा सकती हैं। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। कोविड 19 का जो पहला केस था वो हुबोई प्रोविनेंस में पाया गया था। वुहान शहर, जो कि हुबोई प्रोविनेंस नामक राज्य में है, चाइना कंट्री के, वहां पर सबसे पहले कोविड 19 पाया गया था। एक बार फिर से देखिएगा, कंट्री का नाम है चाइना, राज्य का नाम है यानी स्टेट का नाम है हुबोई प्रोविनेंस, और जिस जगह पर पाया गया था उस जगह का नाम है वुहान। वुहान, हुबोई प्रोविनेंस, चाइना। Next question. What is the usual site of intramuscular injection a nurse will choose in a adult for Z-track technique? अगर किसी अडल्ट पर्सन में आपको Z-track टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए IM इंजेक्शन लगाना हो, तो इसके लिए कौन सी साइट एज अ नर्स आप सेलेक्ट करेंगे? किसी अडल्ट पर्सन में Z-track टेक्निक द्वारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए कौन सी साइट का चुनाव आपके द्वारा किया जाएगा? डेल्टॉइड, रेक्टस फिमोरिस, वेंट्रोग्लूटियल, वेस्टस लैटरलिस? बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करेंगे। जैसे कि ये आपका पेशेंट है और इसमें आप इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, तो अगर आप इस पर्सन के अपर आर्म में इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये वाली जो साइट होती है, कंधे के पास वाली जो साइट होती है यहाँ पर, ये आपकी डेल्टॉइड मसल वाली साइट होती है, और Z-track टेक्निक से इंजेक्शन लगाते समय हम इस साइट का चुनाव नहीं करते हैं। तो आपका डेल्टॉइड यानी ऑप्शन ए गलत हो जाता है। इसके बाद रेक्टस फिमोरिस और वेस्टस लैटरलिस, ये दो जो मसल्स हैं, ये आपके पैरों के जांग वाले हिस्से में, थाइस में पाए जाते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि ये आपका पेशेंट है और इस पेशेंट के अंदर जांग वाले हिस्से में, थाई वाले हिस्से में बिल्कुल बीचों बीच जो मसल पाया जाएगा इस जगह पर, इसे आप नाम देते हैं रेक्टस फिमोरिस। ये रेड कलर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला मसल है आपका रेक्टस फिमोरिस। इसके अलावा ऑरेंज कलर से मैं मसल ड्रॉ कर रहा हूं, इसे आप वेस्टस लैटरलिस मसल के नाम से जानते हैं। जांग में बाहर की तरफ जो मसल्स होते हैं, थाइस में आउटर एस्पेक्ट में जो मसल्स होते हैं, उसे हम नाम देते हैं वेस्टस लैटरलिस। और ये इन्फेंट्स के अंदर IM इंजेक्शन लगाने के लिए यूज किए जाते हैं।
जन्म के समय बच्चे में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, स्पेशली विटामिन के को एडमिनिस्टर करने के लिए। वो इंजेक्शंस इसी वेस्टस लैटरलिस मसल्स में लगाए जाते हैं, जो बच्चे की जांग में बाहर की तरफ होते हैं। और जन्म के समय यही एकमात्र ऐसी मसल्स होती है जो कि मैच्योर होती है, जहां पर हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा जांग में, थाइस के अंदर, ये अंदर की साइड जो ग्रीन कलर से मैं एरिया ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो मसल होती है इसे हम वेस्टस मीडियालिस मसल का नाम देते हैं। इसे हम वेस्टस मीडियालिस मसल का नाम देते हैं, और ये ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, जो कि अब आप समझ ही चुके होंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा। जब भी क्लाइंट में हमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना होता है, तो हम उसे क्लाइंट के बटक्स एरिया में मौजूद ग्लूटियस मीडियस या वेंट्रोग्लूटियल मसल में चुनाव करते हैं। पर्सन के बैक पोर्शन में आउटर एक्सपेक्ट की तरफ मौजूद वेंट्रोग्लूटियल इंजेक्शन साइट पर जेट्रैक टेक्निक द्वारा इंजेक्शन लगाना प्रीफर करते हैं। यहाँ पर हम 3 टर्म्स डिस्कस करेंगे: डिजीज इरेडिकेशन, डिजीज एलिमिनेशन, फिर डिजीज कंट्रोल। सबसे पहले आपको बताना है कि डिजीज का इरेडिकेशन करना, इसका क्या मीनिंग होता है। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। अगर किसी डिजीज का कॉजेटिव एजेंट एब्सेंट हो, डिजीज का केस एब्सेंट हो, पूरी पृथ्वी पर नहीं हो, तो ये चीज इरेडिकेटेड डिजीज कहलाती है। ऐसा कोई भी डिजीज कंडीशन जिसका एक भी पेशेंट इस पूरी पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, और इस डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी इस पृथ्वी पर इस समय मौजूद नहीं है, तो ऐसे डिजीज को हम इरेडिकेटेड डिजीज डिक्लेयर करते हैं। और याद रखिएगा, अभी तक स्मॉल पॉक्स ही केवल मात्र ऐसा एक डिजीज है जिसे पूरी तरह से इरेडिकेटेड कर दिया गया है, पृथ्वी से हटा दिया गया है। डिजीज इरेडिकेशन को हम टीयर आउट बाय रूट भी कहते हैं। टीयर आउट बाय रूट, समूल नष्ट करना, जड़ सहित उखाड़ फेंकना, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिजीज एलिमिनेशन क्या होता है, इसके बारे में। डिजीज एलिमिनेशन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। रिवाइज करिएगा माइंड में, क्या होता है आपके हिसाब से डिजीज एलिमिनेशन। इरेडिकेशन को हमने डिस्कस किया अभी। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। अगर किसी डिजीज का कोई केस मौजूद नहीं है, लेकिन इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अभी मौजूद है, तो ऐसे डिजीज एलिमिनेटेड डिजीज डिक्लेयर किए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो पोलियो। हमारे देश में इस समय पोलियो का कोई केस मौजूद नहीं है, ऐसा आप मान लीजिए। लेकिन पोलियो का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, पोलियो वायरस, कहीं ना कहीं मौजूद होगा। इस वजह से हमने अभी तक इस पोलियो डिजीज को एलिमिनेटेड ही डिक्लेयर किया है। अगर पोलियो का वायरस भी नहीं होता, इसका केस भी नहीं होता, तो पोलियो डिजीज को हम इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर देते। लेकिन अभी पोलियो का केस नहीं है, लेकिन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मौजूद है, तो हम इस डिजीज को एलिमिनेटेड डिजीज के रूप में मानकर चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिजीज कंट्रोल क्या होता है। इस डिजीज कंट्रोल टर्मिनोलॉजी को इसी तरह से एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। क्या डेफिनेशन है इसकी? डिक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ डिजीज टू अ लेवल इफ नॉट बी अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम।
मान लीजिए कोविड डिजीज आया था, कोविड-19 आया था। अचानक कोविड डिजीज पूरी सोसाइटी में, पूरी कम्युनिटी में, कई देशों में एक साथ फैला और इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, तो इसे हम पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कहते हैं। कोविड-19 डिजीज से बहुत सारी पब्लिक बीमार हुई, इसलिए हमने इसे पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम डिक्लेयर कर दिया। लेकिन मान लीजिए अ, अगर ऐसा कोई डिजीज कंडीशन है जिससे सिर्फ कुछ ही लोग प्रभावित हों, तो क्या आप उसे पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कहेंगे? नहीं। मान लीजिए कि किसी पर्सन को बैक पेन होता है, तो क्या वो दूसरे लोगों में ये बैक पेन को ट्रांसमिट कर सकता है? कमर दर्द को दूसरों को दे सकता है? या ज़्यादातर लोगों को कमर दर्द होता है? नहीं। कमर में दर्द होना एक नॉर्मल डिजीज कंडीशन है, ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। वहीं कोविड-19, टीबी, डायरिया अगर कहीं फैलता है तो ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि एक समय पर इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं। अब किसी भी डिजीज से जब बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो उस इस चीज को मैनेज करने के लिए हम सबसे पहले इस डिजीज की फैलने की रफ्तार और लोगों के बीमार होने का जो नंबर है, इसे कंट्रोल करते हैं। ये चीज डिजीज कंट्रोल कहलाती है। और ये कब संभव हो पाता है? जब किसी डिजीज को हम इतना कंट्रोल कर लें कि वो अब पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना रह जाए, यानी उससे ज्यादातर लोग अब बीमार नहीं हो रहे हैं, तो ये चीज डिजीज कंट्रोल कहलाएगी। तीनों टर्म्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जब भी कम्युनिटी में कोई डिजीज बहुत बड़े लेवल पर हो जाता है, तो हम उसे पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम डिक्लेयर करते हैं और फिर इसके ट्रीटमेंट की शुरुआत करते हैं, इस डिजीज को कंट्रोल करते हैं। और किसी भी डिजीज को कंट्रोल आप उस समय डिक्लेयर करेंगे जब वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना रह जाए। सेकंड चीज आती है, अब इस डिजीज को आपने कंट्रोल कर लिया, इसका कोई भी केस इस सोसाइटी में मौजूद नहीं है, लेकिन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अभी भी मौजूद है, तो आप इसे एलिमिनेटेड डिजीज डिक्लेयर करेंगे। एग्जाम्पल की बात की जाए, पोलियो। अब इस डिजीज को आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया, ना तो इस डिजीज का कोई पॉजिटिव एजेंट है मौजूद, ना ही इसका कोई केस मौजूद है, तो आप इसे अब इरेडिकेटेड डिक्लेयर करेंगे, इरेडिकेटेड डिजीज डिक्लेयर करेंगे। एग्जाम्पल की बात की जाए तो स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ramsay scale is used for the assessment of। रामसे स्केल का इस्तेमाल इनमें से किस चीज के असेसमेंट हेतु किया जाता है? सिडेशन, एंजियस पेशेंट, पेन, अराउजल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। रामसे स्केल का इस्तेमाल हम सिडेशन के लेवल का असेसमेंट करने हेतु करते हैं। याद रखिएगा, जितनी भी सिडेटिव मेडिसिन होती हैं जिन्हें देकर हम क्लाइंट में सिडेशन कॉज करते हैं, उसका इफेक्ट कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा या कम तो नहीं हो रहा, इस चीज के असेसमेंट के लिए रामसे स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। सिडेशन का साधारण शब्दों में अगर आप मतलब समझें, तो आप इसे हल्की बेहोशी कह सकते हैं। अगर आप नॉर्सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंट टाइप के सिडेशन स्कोरिंग स्केल या सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा, मोस्टली 5 सिडेशन स्कोरिंग स्केल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है रास, जिसे आप रिचमंड एजिटेशन सिडेशन स्केल के नाम से जानते हैं। रिचमंड एजिटेशन सिडेशन स्केल। सेकंड आता है रामसे सिडेशन स्केल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियसली भी पूछा गया है। रामसे सिडेशन स्केल। थर्ड नंबर पर आता है सिडेशन एजिटेशन स्केल, SAS। फोर्थ नंबर पर आता है ऑब्जर्व ऑब्जर्वर्स असेसमेंट ऑफ अलर्टनेस सिडेशन स्केल, OAAS इसको
नाम से जाना जाता है। और आखिरी में आता है 5th नंबर पर मोटार एक्टिविटी असेसमेंट स्केल, इसे आप मास नाम से जानते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स शुड मेक which statement to a pregnant client found to have a gynecoid pelvis? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट किसी वुमेन में गायनेकॉइड पेल्विस के होने को बताता है? ऑप्शन 1, योर टाइप ऑफ पेल्विस हैज अ नैरो प्यूबिक आर्क। आपके जो प्यूबिक टाइप है उसमें प्यूबिक आर्क नैरो है। ऑप्शन 2, योर टाइप ऑफ पेल्विस इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर लेबर एंड बर्थ। गायनेकॉइड टाइप का पेल्विस जो है बर्थ और लेबर के लिए मोस्ट फेवरेबल माना जाता है। ऑप्शन 3, योर टाइप ऑफ पेल्विस इज वाइड पेल्विस बट इट हैज अ शॉर्ट डायमीटर। गायनेकॉइड टाइप का पेल्विस वाइड पेल्विस है लेकिन इसका डायमीटर शॉर्ट होता है। ऑप्शन 4, you will need a cesarean section because this type of pelvis is not favorable for vaginal delivery. Gynecoid टाइप का pelvis वेजाइनल डिलीवरी के लिए फेवरेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है और ऐसी वुमेन को सिजेरियन सेक्शन द्वारा ही बर्थ करवाना पड़ता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या पॉइंट गायनेकॉइड पेल्विस के लिए बिल्कुल सही माना जाएगा? बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ पेल्विस से। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। गायनेकॉइड पेल्विस को हम मोस्ट फेवरेबल टाइप ऑफ पेल्विस मानते हैं फॉर लेबर एंड बर्थ। आइए सभी पेल्विस टाइप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नोट कीजिएगा, सबसे पहले पेल्विक टाइप की गायनेकॉइड पेल्विस। गायनेकॉइड पेल्विस के बारे में हमने आपको बताया, इट इज अ नॉर्मल फीमेल पेल्विस और इसमें बर्थ के लिए, डिलीवरी के लिए मोस्ट फेवरेबल माना जाता है। डिलीवरी के लिए ये गायनेकॉइड पेल्विस मोस्ट फेवरेबल टाइप का पेल्विस माना जाता है। सेकेंड, मोस्टली वुमेन के अंदर यही पेल्विस होता है। मोस्ट ऑफ द वुमेन हैव दिस पेल्विस। ज्यादातर वुमेन्स के अंदर इसी प्रकार का पेल्विस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टाइप के पेल्विस की, जिसे हम एंड्रॉइड पेल्विस का नाम देते हैं। एंड्रॉइड पेल्विस, ये जो पेल्विस है ये मेल पेल्विस के रिजेंबल होता है, यानी देखने में ये मेल पेल्विस की तरह होता है और इसके अंदर नैरो पेल्विक प्लेन्स होते हैं और नॉट फेवरेबल फॉर लेबर। नॉट फेवरेबल फॉर लेबर, यानी कि डिलीवरी और लेबर प्रोसेस के लिए इस टाइप के एंड्रॉइड पेल्विस को हम अच्छा नहीं मानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप के पेल्विस की, जो कि है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। थर्ड लिखिएगा, एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड पेल्विस में इसका जो आउटलेट होता है वो तो एडिक्वेट होता है, लेकिन इसकी जो प्यूबिक आर्च होती है वो नैरो होती है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं एडिक्वेट आउटलेट बट moderately
नैरो प्यूबिक आर्च, इसकी जो प्यूबिक आर्च होती है वो काफी ज्यादा नैरो होती है। लास्ट टाइप की हम बात करेंगे, फोर्थ टाइप के पेल्विस की, जिसे आप प्लेटिप्लॉइड पेल्विस के नाम से जानते हैं। प्लेटिप्लॉइड पेल्विस, इसे सिंपली हम फ्लैट पेल्विस के नाम से भी जानते हैं। इसे आप चपटे पेल्विस की तरह से जानते हैं। इसमें जो ट्रांसवर्स डायमीटर होते हैं वो काफी ज्यादा वाइड होते हैं, लेकिन जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से इसका जो आउटलेट है वो इनएडिक्वेट होता है, और इसी वजह से हम इसे बर्थ के लिए फेवरेबल नहीं मानते। इसके बारे में नोट कर लीजिएगा, वाइड ट्रांसवर्स डायमीटर, वाइड transverse diameter but anterior posterior diameter short, so outlet is inadequate, not favorable for birth। ये सभी पॉइंट्स यहां से इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 4 प्रकार के पेल्विस टाइप्स होते हैं जो कि फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, सबसे नॉर्मल, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पेल्विस टाइप है गायनेकॉइड पेल्विस। ये लेबर और बर्थ के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सेकंड होता है एंड्रॉइड पेल्विस, जिसे आप मेल पेल्विस की तरह मान सकते हैं। इसमें नैरो पेल्विक प्लेन्स होते हैं और बर्थ के लिए भी इसे हम फेवरेबल नहीं मानते। थर्ड टाइप के अंदर आता है एंड्रॉइड पेल्विस। इसका जो आउटलेट होता है वो तो एडिक्वेट होता है, लेकिन इसके जो प्यूबिक आर्च है वो काफी ज्यादा नैरो होती है, इस वजह से हम इसे ज्यादा फेवर नहीं करते। और फोर्थ नंबर पर आखिरी आता है फ्लैट पेल्विस, जिसे आप प्लेटिप्लॉइड पेल्विस के नाम से जानते हैं। इसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो तो काफी ज्यादा वाइड होता है, लेकिन एंटीरियो पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है, आगे से पीछे की तरफ वाला जो डायमीटर होता है वो इनएडिक्वेट नहीं होता, शॉर्ट होता है। इसकी वजह से इसका जो आउटलेट होता है वो काफी ज्यादा इनएडिक्वेट होता है, यानी सकरा होता है, और इसी वजह से इसे भी बर्थ के लिए हम प्रिफर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के इज इसेंशियल फॉर, विटामिन के इनमें से किस कंडीशन के लिए आवश्यक माना जाता है? ब्लड विस्कोसिटी के लिए, ब्लड थिनिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड थिकनिंग के लिए। विस्कोसिटी शब्द का मतलब होता है गाढ़ापन, थिकनेस, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। और थिनिंग का मतलब होता है ब्लड को पतला करना, ये भी इसका फंक्शन नहीं है। फाइनली आपके पास ब्लड क्लॉटिंग वाला ऑप्शन बचता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक क्लॉटिंग फैक्टर्स का निर्माण करवाता है लीवर के अंदर, इसलिए हम कह सकते हैं कि विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक माना जाता है। विटामिन के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। पहला होता है विटामिन के 1, इसे आप फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, फाइलोक्विनोन। और ये जो विटामिन के 1 है ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मोस्टली पाया जाता है। विटामिन के 1 का क्या नाम हो गया? फाइलोक्विनोन। इसके बाद में सेकंड जो विटामिन के का टाइप होता है, इसे विटामिन के 2 या फिर आप इसे मीनाक्विनोन के नाम से जानते हैं, मीना क्विनोन। और ये बेसिकली आपको एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट से आपको ये मिलता है। और याद रखिएगा विटामिन के 2 का एब्जॉर्प्शन विटामिन के 1 की तुलना में ज्यादा होता है। ये चीज बताने का पर्पस यहाँ पर ये है कि एग्जाम का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हो सकता है किसी ऑप्शन में आपसे ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में
कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस आवश्यक है। ऑप्शन में आपको विटामिन के सीधा ना देकर फाइनोक्विनोन दे दे या मीनोक्विनोन दे दे, तो किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपके पास आंसर होना चाहिए। सो नोट दिस नेम्स एंड or otherwise you can take screenshot just only for your revision purpose. Next question, which is the drug used for closure of PDA, patent ductus arteriosus? हार्ट के दो चैम्बर्स के बीच में यदि एबनॉर्मल ओपनिंग है, इसे क्लोज करने के लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जाती है? प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आर डोपामाइन, फिनोबार्बिटॉन, इंडोमेथासिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के ट्रीटमेंट या क्लोजर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग। यस, एक्सीलेंट गाइस, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, इट इज इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन का इस्तेमाल करके हम पीडीए का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू नॉट मीटिंग गोल्स with another person or weaker subject is known as। अगर आप किसी टारगेट को अचीव नहीं कर पाते तो आप अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को किसी कमजोर सब्जेक्ट या व्यक्ति पर निकालते हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, रैशनलाइजेशन। ऑफिस में टारगेट पूरा नहीं होने पर बॉस ने आपको डांटा, घर आकर आप अपने फैमिली मेंबर्स को डांटते हैं, ऐसा करके आप क्या कर रहे हैं? यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। बॉस के डांटने पर आप बॉस को वापस डांट नहीं सकते, तो आप घर आकर अपने बॉस से कमजोर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट अपने फैमिली मेंबर्स पर अपना गुस्सा उतार सकते हैं, उन्हें डांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drugs is used together with another anesthetic agent? इनमें से कौन सी ड्रग का इस्तेमाल आप एनेस्थेटिक एजेंट्स के साथ कर सकते हैं जिससे कि एनेस्थीसिया इफेक्ट का ड्यूरेशन बढ़ाया जा सके? ऑप्शन ए एट्रोपिन, ऑप्शन बी फेंटाइनल, ऑप्शन सी फेनेंटोइन, ऑप्शन डी फिनोबार्बिटॉन। Yes, the right answer is option B, fentanyl। फेंटाइनल ड्रग का इस्तेमाल हम एनेस्थेटिक एजेंट्स के साथ करके एनेस्थीसिया का इफेक्ट बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। इसके अलावा ऑप्शन सी और डी के अंदर बताई गई फेनेंटोइन और फिनोबार्बिटॉन मेडिसिन एंटी सीजर मेडिसिन हैं। ये सीजर्स एक्टिविटी को रोकने में एपिलेप्सी कंडीशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। आइए एट्रोपिन ड्रग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। एट्रोपिन ड्रग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज अ trophen alkaloid and also work as anticholinergic medicine। एट्रोपिन ड्रग जो है ट्रोफेन एल्केलॉइड है और इस ये मेडिसिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की तरह काम करती है। एट्रोपिन का इस्तेमाल किस किस जगह हम कर सकते हैं, आइए इसके बारे में जान लें। एट्रोपिन मेडिसिन का इस्तेमाल अगर किसी व्यक्ति को नर्व एजेंट से पॉइजनिंग हुई है तो उसके ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का शिकार हुआ है, मान लीजिए कोई फार्मर है, उसने अपने
खेतों के अंदर दवा का छिड़काव किया और उसे इससे कोई पॉइजनिंग हो गई तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली कहें तो ऑर्गेनो फॉस्फोरस से पॉइजनिंग पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का उदाहरण है और यहाँ पर इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्जरी के दौरान पेशेंट की हार्ट रेट यदि स्लो हो जाए, ब्रेडिकार्डिया जैसी कंडीशन हो, तो इस सिचुएशन में भी एट्रोपिन का इस्तेमाल करके हार्ट रेट को हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सर्जरी से पहले भी एट्रोपिन सल्फेट मेडिसिन दिया जाता है ताकि पेशेंट में जो बॉडी सिक्रीशंस हैं वो कम से कम सिक्रीट हो और पर्सन में रिस्क ऑफ एस्पायरेशन कम से कम हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेंटाइनिल ड्रग के बारे में। इट इज अ पोटेंट सिंथेटिक ओपियोइड मेडिसिन। ये एक बहुत ही ज्यादा प्रभावी पोटेंट ओपियोइड ग्रुप की सिंथेटिक ओपियोइड ग्रुप की मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल हम पेन मैनेजमेंट में कर सकते हैं। पेन को मैनेज करने के लिए, दर्द को काबू करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। If fentanyl drug given with anesthetic agent, it increase the effectiveness. अगर इस ड्रग को एनेस्थेटिक इफेक्ट के एनेस्थीसिया ड्रग के साथ मिक्स करके दिया जाए तो इससे बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म सिजोफ्रेनिया? इनमें से किसके द्वारा सिजोफ्रेनिया टर्म सबसे पहले यूज की गई थी? क्रेपलिन, सैंडर, ब्यूलर, मेयर ग्रॉस? Yes, option C is correct. यूगन ब्यूलर। यूगन ब्यूलर नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले सिजोफ्रेनिया टर्म यूज किया था या सिजोफ्रेनिया टर्म दी थी। इन्होंने ही बताया कि सिजोफ्रेनिया इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज रेदर देन जस्ट वन डिसऑर्डर। इन्होंने कहा सिजोफ्रेनिया केवल एक डिसऑर्डर नहीं बल्कि कई सारी डिजीजेस का एक समूह है। इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज। यूगन ब्यूलर के द्वारा ही सिजोफ्रेनिया के 4A सिम्टम्स दिए गए थे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस कई एग्जाम में इन दोनों चीज़ों को पूछा गया है कि सिजोफ्रेनिया टर्म किसने दी, तो आप बताएंगे यूगन ब्यूलर ने। और 4A सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया किन्होंने दिया, तो यूगन ब्यूलर ने। और पूछा जा सकता है कि ये 4A सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे सबसे पहले ए का मतलब है एसोसिएशन, सेकंड ए का मतलब है अफेक्ट, थर्ड ए का मतलब है एम्बिवेलेंस और आखिरी ए का मतलब है ऑटिज्म। 4A सिम्टम्स में सबसे पहले एसोसिएशन, अफेक्ट, एम्बिवेलेंस, ऑटिज्म। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, एसोसिएशन, अफेक्ट, एम्बिवेलेंस, ऑटिज्म। नेक्स्ट लाइन में लिखा है ब्यूलर एक्सप्लेन्ड द 4A's in his book Dementia Precox और the Group of Schizophrenias। अपकमिंग एग्जाम्स में लेवल एडवांस करते हुए आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूगन ब्यूलर ने सिजोफ्रेनिया के जो 4A सिम्टम्स दिए हैं इसे कौन सी बुक में बताया है। तो याद रखिएगा इनकी बुक का नाम है डिमेंशिया प्रिकॉक्स और द ग्रुप ऑफ सिजोफ्रेनियास। इसी में इन्होंने 4A सिम्टम्स के बारे में बताया है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, knee joint is an example of the following joint। इन चारों ऑप्शंस में से नी जॉइंट यानी आपके घुटने का जॉइंट किस प्रकार के जॉइंट का एग्जाम्पल है? क्या ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है, हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है, पाइवॉइड जॉइंट का एग्जाम्पल है, सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल है? आपका नी जॉइंट
यानी पैर के घुटने का जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है? बेसिक एंड इम्पोर्टेंट। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हमारा जो नी जॉइंट है वो हिंज जॉइंट टाइप का एग्जाम्पल माना जाता है। आइए वन बाय वन सभी ऑप्शंस को डिस्कस करें। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट की। हमारे शरीर में बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट सबसे ज्यादा मूवेबल जॉइंट माना जाता है, यानी इसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट पॉसिबल है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट को इसमें इंक्लूड किया जाता है। आपके कंधे और कुल्हे का जो जॉइंट है, शोल्डर और हिप का जो जॉइंट है, उसे बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट हमारे शरीर का ऐसा जॉइंट टाइप है जिसमें केवल एक ही दिशा में मूवमेंट संभव है। और इस जॉइंट के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो ये हमारे एल्बो यानी कोहनी, नी यानी घुटने और एंकल यानी टखने वाले एरिया में पाया जाता है। आप अपनी एल्बो को मूवमेंट कराइए, आप अपनी कोहनी को मूवमेंट कराइए, ये सिर्फ एक ही दिशा में मूव कर सकती है। इसमें खाली एक्सटेंशन और फ्लेक्शन पॉसिबल है। ये फैल सकती है और मुड़ सकती है। इस तरह से जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें हम हिंज जॉइंट के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइवॉइड टाइप के जॉइंट की। पाइवॉइड टाइप का जो जॉइंट है आपके वर्टिब्रे कॉलम के अंदर सबसे पहले वाली जो वर्टिब्रास होते हैं वहां पर पाया जाता है। इसे एटलांटो एक्सियल जॉइंट इसका उदाहरण है। और प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्लर जॉइंट भी पाइवॉइड टाइप के जॉइंट का उदाहरण है। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए। लास्ट में हम बात करेंगे सैडल टाइप के जॉइंट की। ये आपके मेटाकार्पोफेरेंजियल बोन और मेटाटार्सोफेरेंजियल बोन्स के बीच में पाया जाने वाला जॉइंट टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्दिव डिस्काइनेशिया इज अ। तार्दिव डिस्काइनेशिया क्या है? ऑप्शन ए साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, ऑप्शन बी कॉज ऑफ डिमेंशिया, ऑप्शन सी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, ऑप्शन डी कॉज ऑफ मैनिया। What you mean by Tardive dyskinesia? It is a very important term. Previous exam में इसे कई बार पूछा गया है। Yes, option A is correct here. It is a side effect of antipsychotic drugs. साइकोटिक कंडीशंस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स के लंबे समय तक यदि इस्तेमाल कोई पर्सन करता है तो उसके अंदर एबनॉर्मल मूवमेंट डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। अगर मान लीजिए किसी पर्सन को सिजोफ्रेनिया जैसी कोई कंडीशन है और वो इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लंबे समय से ले रहा है तो उसके अंदर कुछ मूवमेंट डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। इन्हें ही हम तार्दिव डिस्काइनेशिया के नाम से जानते हैं। तार्दिव डिस्काइनेशिया की कंडीशन होने पर सबसे ज्यादा पर्सन का जॉ, टंग, लिप्स ये एरियाज प्रभावित होते हैं। जैसे आपने एक्वेरियम के अंदर फिश को देखा होगा, वो अपने होठों को लगातार हिलाती रहती है, मूव करती रहती है। उसी प्रकार से टार्डिव डिस्काइनेशिया होने पर पर्सन अपने होठों को इस तरह से मूव करता रहता है। इसके अलावा वो अपनी टंग को भी रैपिडली अंदर बाहर करता रहेगा, जॉब्स को भी मूवमेंट कराता रहेगा। ये सभी कंडीशन तार्दिव डिस्काइनेशिया के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ
पर्टुसिस वैक्सीन, इनमें से किस कंडीशन के होने पर आप पर्टुसिस वैक्सीन नहीं लगा सकते? एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है बिल्कुल भी नहीं लगाया जाने वाला कंडीशन। ऑप्शंस आर डायरिया, फीवर, malnutrition, convulsions. The right answer is option D, convulsions. अगर यहाँ पर हाई ग्रेड फीवर होता, हाई फीवर होता, तब भी हम यहाँ पर इसे एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन मान सकते थे। तो याद रखिएगा, अगर किसी बच्चे को कन्वर्जन्स आ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, तो उस बच्चे को कभी भी आप पर्टुसिस का वैक्सीन नहीं लगाएंगे। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पर्टुसिस डिजीज के अदर कौन कौन से नाम होते हैं? तो याद रखिएगा, पर्टुसिस डिजीज को हम 100 डे कफ डिजीज या फिर वूपिंग कफ डिजीज के नाम से भी जानते हैं। 100 डे कफिंग डिजीज या फिर वूपिंग कफ डिजीज पर्टुसिस को ही कहा जाता है। इट इज अ हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी डिजीज दैट मोस्टली अफेक्ट इन्फेंट। पर्टुसिस डिजीज 1 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और इस डिजीज कंडीशन में बच्चों का रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और ये एक हाईली कंटेजियस डिजीज है, यानी कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज है, बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। पर्टुसिस डिजीज के कॉज की बात की जाए तो वॉर्शेला पर्टुसिस इसका कॉज माना जाता है और ये एक बैक्टीरिया है। पर्टुसिस डिजीज को पर्टुसिस वैक्सीन द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है और पर्टुसिस वैक्सीन किन किन कंडीशंस में आप व्यक्ति को नहीं दे सकते, बच्चे को नहीं दे सकते? तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं हाइपर सेंसिटिविटी, शॉक जिसे आप कोलैप्स कह सकते हैं, स्क्रीनिंग कह सकते हैं, परसिस्टेंट स्क्रीमिंग हो सकता है, हाई फीवर हो सकता है, कन्वर्जेंस लाइक कंडीशन हो सकती है। इन सभी चीजों में, इन सभी कंडीशंस के अंदर आप पर्टुसिस वैक्सीन नहीं दे सकते। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the last product in the process of blood coagulation is, ब्लड कोagulation प्रोसेस में, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? फिब्रिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ब्लड क्लॉटिंग का अंतिम उत्पाद, यानी जिसके बनने पर हम ये कहेंगे कि क्लॉटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, क्लॉट बन चुका है, ब्लीडिंग रुक जाएगी। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ब्लड कोagulation का आखिरी प्रोडक्ट है फिब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client has not had a bowel movement for 3 days. Which of the following medication may contribute to constipation? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी मेडिसिन के लेने पर पर्सन 3 दिन से बाउल मूवमेंट पास नहीं कर पाया है? फॉलिक एसिड, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ई। सिंपली कहें तो इन चारों में से कौन सी ड्रग कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकती है? यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। आयरन लेने से
कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन हो सकती है, कब्ज हो सकती है, जिससे कि बाउल मूवमेंट नहीं होती। इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप याद रखिएगा। आयरन के कॉम्प्लिकेशंस में कॉन्स्टिपेशन, जिसे हमने अभी डिस्कस किया, इसके अलावा नौजिया वॉमिटिंग हो सकती है। और जब भी आयरन प्रिपरेशन क्लाइंट को दिया जाता है तो हमेशा इसे स्ट्रॉ की मदद से लेने को कहा जाता है, क्योंकि अगर ये दांतों के संपर्क में आई तो इससे दांतों का कलर बदल सकता है, टूथ डिस्कलरेशन हो सकता है, और आयरन के अदर कॉम्प्लिकेशन में स्टूल का ब्लैक कलर का होना भी देखा जा सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मेटालिक मेटालिक टेस्ट भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। मेटालिक टेस्ट यानी पर्सन को अगर ओरल आयरन प्रिपरेशन दिया गया है तो उसे मेटालिक टेस्ट फील होगा, तो अपन कह सकते हैं कि ये भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन इंडिया। यहां पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको सिंपली बताना है कि भारत में मेल्स के अंदर सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर कौन सा टाइप का होता है, और साथ ही फीमेल के बारे में भी बताना है। मेल और फीमेल्स में इंडिया के अंदर कौन कौन से कैंसर टाइप हैं जो कि सबसे ज्यादा होते हैं। यस, एग्जैक्टली। इंडिया की बात की जाए तो आपने देखा होगा, इंडिया के जो मेल पर्सन्स हैं उनमें च्युइंग ऑफ टबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, इस तरह की कई हैबिट्स पाई जाती हैं, जिसके कारण इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ओरल कैंसर होता है मेल्स के अंदर। तो याद रखिएगा, इंडिया में मेल्स में सबसे ज्यादा ओरल कैंसर होता है। वहीं अगर इंडियन फीमेल्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये रीसेंट चेंज है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले के टाइम में क्या माना जाता था कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया के अंदर फीमेल्स में जो सर्वाइकल कैंसर है वो सबसे ज्यादा होता था, लेकिन रीसेंट स्टडीज में ये देखा गया है कि इंडियन फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर अब सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर टाइप बन चुका है। तो याद रखिएगा, इंडियन मेल्स में सबसे ज्यादा ओरल कैंसर होता है और इंडियन फीमेल्स के अंदर सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम विजिट प्लानिंग विल बी बेस्ड ऑन। होम विजिट की प्लानिंग किस पर निर्भर होती है? नीड ऑफ नर्स, नीड ऑफ क्लाइंट, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, whenever nurse feels। The right answer is option B, need of the client। जब आप एज अ नर्स, कम्युनिटी नर्स, होम विजिट के लिए पेशेंट के घर जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि आप किस डिजीज से सफरिंग पेशेंट से मिलने जा रहे हैं, उससे होम विजिट करने जा रहे हैं, तो आप अपने साथ इस पेशेंट से संबंधित सभी चीजें लेकर जाएंगे। तो हमारी जो होम विजिट की प्लानिंग होती है वो क्लाइंट की नीड के बिहाफ पर होनी चाहिए। जिस डिजीज का पेशेंट है उससे संबंधित प्रिपरेशन के साथ हम वहां पहुंचेंगे। आइए, होम विजिट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं इन्हें क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज, होम विजिट शुड बी प्लान्ड एंड विथ पर्पस। होम विजिट हमेशा प्लान्ड होनी चाहिए और पर्पसफुल होनी चाहिए। Second point, the purpose of home visit should be clear and must meet the need of the patient। आप होम विजिट करने क्यों जा रहे हैं, इसका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और पेशेंट की क्या आवश्यकताएं हैं उसे पूरा करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, होम विजिट शुड बी रेगुलर एंड फ्लेक्सिबल। होम विजिट हमेशा आपको
रेगुलर इंटरवल्स पर करते रहना चाहिए ताकि क्लाइंट को प्रॉपर केयर मिल सके, और ये फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। जब क्लाइंट अवेलेबल हो सके उस समय आपको होम विजिट करनी चाहिए। ऑप्शन 4, होम विजिट शुड बी एजुकेटिव। होम विजिट के दौरान आपको पेशेंट को पूरी तरह से एजुकेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, home visit should be excellent opportunities for nurses to demonstrate hygienic principles। आप होम विजिट के दौरान पेशेंट से मिलकर हाइजीन मेंटेन करने के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, साफ सफाई को कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं, इन सभी को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, home visit should be convenient, acceptable and educative to patients। आप जब भी होम विजिट करने जाएं तो आप बिल्कुल कन्वीनियंट वे में जाएं, पेशेंट इस होम विजिट को एक्सेप्ट करे, इस तरह से आपको वहां पर प्रेजेंट करना है। पेशेंट को जिस तरह से, जिस लैंग्वेज में चीजें समझ आए, आपको उस तरह से उसे एजुकेट करना है। तो ये सभी 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि होम विजिट के दौरान आपको ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the preferred method of opening the airway of an unconscious patient who may have suffered with neck injury। आपको कहीं पर एक अनकॉन्शियस पेशेंट मिला या हॉस्पिटल में एक अनकॉन्शियस पेशेंट आता है, एक्सीडेंट का केस है, और उस पेशेंट को देखने पर यह लग रहा है कि हो सकता है कि इसके नेक वाले हिस्से में, सर्वाइकल एरिया में चोट हो सकती है। तो ऐसे पर्सन का यदि आपको एयरवे ओपन करना है तो इसके लिए कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट, एक्सटेंशन ऑफ नेक। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यस, आप बिल्कुल सही हैं। अगर आपको ऐसा कोई पर्सन मिले जो कि अनकॉन्शियस है और उसके नेक वाले एरिया में इंजरी हो सकती है, तो उसके एयरवे को ओपन करने के लिए हमेशा आप जॉ थ्रस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी कैजुअलिटी के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर जो कि अनकॉन्शियस हो, एयरवे आप ओपन करना चाहते हैं, इसके दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, और दूसरा मेथड होता है जॉ थ्रस्ट। अगर पर्सन अनकॉन्शियस है और उसके नेक एरिया में, बैक एरिया में किसी भी प्रकार की चोट नहीं है, तो आप इस पर्सन में टंग द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन ना हो जाए, इस चीज को मैनेज करने के लिए हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और इस मेथड को परफॉर्म करते समय पर्सन के हेड को पीछे की तरफ झुकाया जाता है और उसके लिए उसके चिन और फॉरहेड पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। जबकि जॉ थ्रस्ट वाले मेथड में हम पर्सन की नेक को बिल्कुल इमोबिलाइज रखते हैं, स्ट्रेट रखते हैं और एयरवे को ओपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस, अगर किसी पर्सन को बहुत ज्यादा सीवियर वॉमिटिंग हो रही है तो उसमें कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है? सीवियर वॉमिटिंग कैन कॉज एल्किलोसिस, एसिडोसिस, यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर किसी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है तो उसके स्टमक से जो भी HCl कंटेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है और बॉडी में एसिड की कमी हो जाती है, H प्लस आयन की कमी हो जाती है, और H प्लस आयन की कमी होने के कारण पीएच का नंबर बढ़ने लगता है और बॉडी में एल्कलोसिस कंडीशन कॉज हो जाती है। याद रखिएगा,
वॉमिटिंग के अंदर स्टमक में मौजूद एसिड बाहर निकल जाता है, जिससे शरीर में एसिड की कमी होती है, एल्कलाइन मीडियम बढ़ जाता है, तो वॉमिटिंग की वजह से बॉडी में पीएच इंक्रीज होगी, एल्केलोसिस कंडीशन देखने को मिलेगी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर किसी क्लाइंट को सीवियर डायरिया हो रहा है, बहुत ज्यादा दस्त लग रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या एसिडोसिस होगा या एल्किलोसिस होगा, तो आप बताएंगे ऐसी कंडीशन के अंदर एसिडोसिस कंडीशन देखने को मिलेगी। जब पर्सन को डायरिया होगा तो उसके स्टमक से उसके इंटेस्टाइन से HCO3 यानी बाइकार्बोनेट का लॉस होगा, और बाइकार्बोनेट जो है वो एल्केलाइन है, उसके लॉस होने की वजह से पीएच कम होने लगेगी और बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, वॉमिटिंग होगी तो एल्केलोसिस होगा, डायरिया होगा तो एसिडोसिस होगा। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज का ये कंटेंट, आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर क्वेश्चंस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट। बेस्ट ऑफ लक।